हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस वाला रिटर्न पर। तो आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मानव नियंत्रण और समन्वय का ऑब्जेक्टिव, और आज हम लोग का जो छठा चैप्टर है जनन, हम लोग पढ़ेंगे पौधे में जनन, मनुष्य में जनन और जंतुओं में जनन। इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो विगत वर्षों में बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। और एक और बात, यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं जनन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। देखिए बुआ, उभयलिंगी जीव क्या समझो। उभय मतलब होता है दोनों, और लिंगी मतलब होता है अंग, लैंगिक अंग। ओके, तो उभयलिंगी जीव उसे कहते हैं जिसमें नर भाग और मादा भाग एक ही जीव में पाए जाते हैं, वही है उभयलिंगी। तो ऑप्शन में दिया है हाइड्रा, मनुष्य, मछली, बकरी। देखिए, मनुष्य जो है, बकरी और मछली एक लिंगी है। एक लिंगी क्यों हो, देखिएगा आप लोग, नर और मादा अलग अलग होते हैं ना। नर अलग है, मादा अलग है। लेकिन हाइड्रा, ठीक है, एक ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा एक ही में होता है, लेकिन कुछ हाइड्रा में नर और मादा अलग अलग भी होते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार उभयलिंगी जंतु कौन होंगे, हाइड्रा होगा, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रा में नर और मादा एक ही जीव में होते हैं, और कुछ हाइड्रा में नर और मादा अलग अलग भाग में होते हैं। लेकिन जो तीन ऑप्शन है, मछली, बकरी और मनुष्य, एक लिंगी है, क्योंकि इनमें नर लिंग और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होता है। आप देख सकते हैं, आप पुरुष है या स्त्री है, अलग अलग है, तो हम लोग एक लिंगी में आ गए। तो द्विलिंगी में हाइड्रा हो गया। अगर ऑप्शन में हाइड्रा नहीं मिले तो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है केचुआ। याद रखिएगा, केचुआ में कौन सा जीव, केचुआ में कौन सा अंग है, उभयलिंगी अंग है। केचुआ एक उभयलिंगी जीव है, क्योंकि केचुआ में नर और मादा उसी में होता है। याद करो, उसको बोलते हैं टेप वर्म। तो केचुआ हो गया, गुड़हल हो गया। याद रखना, केचुआ, गुड़हल, ये दोनों उभयलिंगी है। हाइड्रा भी उभयलिंगी है, लेकिन हाइड्रा कभी कभी एक लिंगी में भी आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा हाइड्रा। अगला है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन मतलब क्या होता है सर। देखिए, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे का कोई किसी भाग को काट करके एक नए पौधे उत्पन्न करना, वही होता है कायिक प्रवर्धन। मान लो पौधे की हम तना को काट लें, आम के पौधे की तना को काट लें, उससे फिर आम के पौधा उपज हो जाए, तो यही होता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। देखिए, कभी कभी जैसे आप गेंदा का फूल देखे होंगे, गेंदा के फूल को छींट देते हैं तो जम जाता है ना, तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। लेकिन अगर खुद से हम काट करके उसको लगा रहे हैं तो वो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। जैसे कलम बांधना, कलम लगाना। तो ऑप्शन देखिएगा, कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें सभी। तो जब कृत्रिम पूछा है तो इनमें से सभी हो जाएगा। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, आलू देखे होंगे। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना द्वारा। किसके द्वारा होता है सर, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तना द्वारा। मतलब देखिएगा, आप लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आलू को काट देते हैं, क्योंकि आलू का हम तना वाला भाग खाते हैं। ध्यान रखिएगा, आलू को काट करके लोग खेत में लगाते हैं अक्टूबर नवंबर के महीना में, तो तना वाला भाग होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तना द्वारा होता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है। पराग कोष में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप बच्चे, पराग कोष में पाया जाता है परागकण। पराग कोष में क्या होता है, परागकण, नाम ही है पराग कोष, तो उसमें पाया जाएगा परागकण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए, दो तरह का जनन होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। तो जो मुकुलन है, बीजाणु जनन है, विखंडन है, ये तीनों अलैंगिक जनन की विधि है। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, अलैंगिक जनन की विधि कौन कौन सी है, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। अगला आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये अलैंगिक जनन की विधि है। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में होता है, ध्यान रखिएगा,
द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि। इसमें जीव 2 भाग में बंटते हैं और प्रत्येक भाग एक नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा बउआ, जीवाणु में द्विखंडन होता है, ध्यान रखना, जीवाणु में क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन, परागकण, परागकण ध्यान रखिएगा, परागकण किसके अंदर बनते हैं, परागकण किसके अंदर बनते हैं। अभी पढ़े हैं परागकण कहाँ रहता है, पराग कोश में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन किस में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में भी होता है, क्योंकि अमीबा पैरामीशियम एक ही प्रजाति का है, यूग्लिना भी एक ही प्रजाति का है। ईस्ट में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ईस्ट में होता है मुकुलन, इसको लिख सकते हैं। अमीबा पैरामीशियम में, जीवाणु में, यूग्लिना में होता है द्विखंडन विधि। देख लो भाई साहब, ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इस सभी में होता है द्विखंडन। वही ईस्ट में होता है मुकुलन। याद करो, ईस्ट का नाम एक जगह और पढ़े, ईस्ट में किण्वन विधि होता है, याद है। तो ईस्ट में जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है, मुकुलन। एग्जाम में पूछा हुआ है, ईस्ट में जनन की कौन सी प्रक्रिया है, मुकुलन। हाइड्रा का भी नाम सुने हैं, हाइड्रा में भी जनन की कौन सी प्रक्रिया है, मुकुलन है। तो पांचों का याद हो गया होगा। यदि पूछे आपके अमीबा का, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, ये तीनों एक कोशिकीय जीव है ना, एक ही प्रजाति के लगभग है, वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय पौधा है यूग्लिना। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। इनमें जनन के लिए जो विधि है वह है द्विखंडन या विखंडन बोल दीजिए। जबकि ईस्ट है और हाइड्रा है, इनमें होता है मुकुलन विधि। ध्यान रखना, कौन सा विधि होता है, मुकुलन। VVI क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, इतना अगर लिख लेते हैं तो आगे का बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप कौन है सर, सरसों। सरसों एकलिंगी पादप है, याद रखिएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है। देखिए, फूल में 2 अंग होता है, एगो नर प्रजनन अंग, एगो मादा प्रजनन अंग। तो फूल में जो नर होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर। भाई पू से होता है पुरुष, तो फूल में नर प्रजनन का अंग क्या कहेंगे, पुंकेसर। वही पूछेगा स्त्री प्रजनन अंग, तो याद रखिएगा स्त्री केसर। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर इसका। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। देखो क्वेश्चन कितने बार पूछा है, 13, 19, 21, 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है, पुंकेसर, पुंकेसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, आंसर दीजिए अब। द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लेशमिनिया में, इनमें सभी। अभी पढ़ाया हुआ भाई, पैरामीशियम में होता, अमीबा में होता है। जब ये 2 में हो रहा है तो तीसरा हो जाएगा डी, इनमें से सभी। फिर क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सी विधि, यही पढ़ाया हूँ मैं। अमीबा में जननी कौन, देखो अब एक बार तो समझ लीजिएगा ना कुछ क्वेश्चन को, तो बार बार वो क्वेश्चन रिपीटेड होगा तो आपसे आंसर बनेगा। ऐसा ही पढ़ाया हूँ, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इन सब में विखंडन विधि है। जबकि ये हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इनमें होता है मुकुलन विधि। तो अब बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा आपका बन जाएगा। तो अमीबा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका विखंडन। कौन सी विधि होती है सर, विखंडन। फिर फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल का जो अंडाशय वाला भाग होता है, देखिएगा फूल का फल कितना गुदेदार होता है। अंडा कभी खाओगे आप, याद ऐसे रख सकते हैं, अंडा गुदेदार होता है। तो याद रखिएगा, दो भाग होता है। एक होता है, देखिए फूल में 2 भाग, एक होता है अंडा से, अंडा कभी खाए होंगे, देखिए अंडा गुद्दादार होता है कि नहीं होता है। फल भी कोई भी किसी फल को खाए, देखिए गुद्दा रहता है उसमें। तो जो बीजांड होता है ना, सॉरी अंडाशय जो होता है वही फल में बदलता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, फल पेड़ का कौन सा भाग, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय। यही पूछता है, फूल का कौन सा भाग बीज में बदलता है, बीज में तो बीजांड। यदि बीज की बात करता तो बीजांड, फल की बात करता तो अंडाशय। यही पूछता है, फूल का कौन सा भाग नर भाग है, तो पुंकेसर। फूल का कौन सा भाग मादा भाग है, तो स्त्री केसर। नाम में स्त्री केसर मतलब मादा भाग, पुंकेसर मतलब नर भाग। फल बनता है अंडाशय और बीज बनता है बीजांड। चारों ऑप्शन वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पत्तियों में, पुष्प में। याद रखिएगा, पौधों में जनन अंग कहाँ होता है, पुष्प में। जी हाँ, जितना भी नाम सुन रहे हैं, अंडाशय, स्त्री केसर, पुंकेसर, सही पुष्प में होता है।
तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। रट लो भाई साहब, ये क्वेश्चन 20 और 22 दोनों में पूछा हुआ है। पौधों में नर जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। पुष्प में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आइए, निम्नलिखित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? पुनर्उद्भवन का उदाहरण कौन है? निम्नांकित में कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? अब समझिए पुनर्उद्भवन क्या होता है। ध्यान रखिए, जितना विधि पढ़ रहे हैं ना, बुकलन, विखंडन, बीजाणु जनन, पुनर्उद्भवन, ये सभी अलैंगिक जनन का ही एक विधि है। पुनर्उद्भवन में क्या होता है, अगर किसी जीव को हम काट देते हैं, अगर किसी जीव को हम दो या दो से अधिक भाग में काट देते हैं, तो तीन, मान लो कोई जीव है, उसको 3 भाग में काट दिए, तो जो भाग कटा होगा ना, वो अपने खोए हुए भाग को क्या करेगा? वापस विकसित कर लेगा। तो याद रखिएगा, इनमें से आपका हाइड्रा तो होगा नहीं, ऑप्शन में है हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरोगाइरा। आपको वही पढ़ा है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में विखंडन होता है। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा। रट लो, VVI क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, मतलब इंपॉर्टेंट है। 3 ही तरह का पूछता है। एक तो पूछता है मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन होता है 2 में, हाइड्रा और ईस्ट में। दूसरा पूछता है विखंडन किस में होता है, तो विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशिया में, लेशमानिया में, यूग्लिना में, ये विखंडन होता है। वही पूछता है आपसे पुनर्उद्भवन किस में होता है, तब पुनर्उद्भवन 2 जीव में होता है, एक होता है स्पाइरोगाइरा, एक होता है प्लेनेरिया। ध्यान रखना, मन करे तो लिख लीजिए तीनों का, ठीक है। विखंडन कहाँ कहाँ हो रहा है सर? अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमानिया में और यूग्लिना में। विखंडन हो गया ख़त्म। सर जी मुकुलन कहाँ हो रहा है? हाइड्रा में और ईस्ट में। तीसरा प्रश्न है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहाँ हो रहा है, तो स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। क्या होता है, अगर इनको 2 या 2 से अधिक भाग में काट देते हैं, तो प्रत्येक कटे हुए भाग अपने खोए हुए भाग को विकसित करके एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। मतलब जादू की तरह है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, तो सरसों एक लिंगी है, अभी पढ़ाया हूँ मैं। गुड़हल क्या है? द्विलिंगी है। पपीता द्विलिंगी है। गुलाब द्विलिंगी है। एक लिंगी कौन है? सरसों। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अभी पढ़ाया हूँ मैं, पुष्प का नर भाग कौन है? पुष्प का नर भाग कौन है? ऑप्शन में है बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग, जयांग। ध्यान से देखिएगा, पुष्प का नर है, नर शुरू होता है पुरुष से, पुरुष मतलब पुष्प है ना, पु, तो पुमंग हो जाएगा, इसी में होता है पुंकेसर। जी हाँ। और जयांग किसका होता है? स्त्री का, स्त्री केसर वाला हो गया। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण कौन बनाता है? बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। बताइए परागकण कहाँ बनेगा? तो याद रखना है सर जी, जो परागकण बनता है वो बनता है पुंकेसर पर। कहाँ बनता है? पुंकेसर पर बनता है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? देखिए हाइड्रा में पूछ दिया है, ये तो आंसर आप लोग को ही देना है। 11 और 18 का प्रश्न है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन क्या है बच्चे? ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन, विखंडन, मुकुलन। तो आंसर दीजिए। अभी मैंने बताया है हाइड्रा और ईस्ट में जो विधि होता है जनन का वो अलैंगिक है। उसमें भी कौन सा है सर? तो मुकुलन है। जी हाँ, इसमें मुकुलन विधि होता है। अभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न थोड़ा देखिए, धमाकेदार है। 12, 15, 17, 18, 24, मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जा रहा है, किसमें कौन जनन की विधि है। एक बार समझ लीजिए, काम खत्म। एक लंका ही लिख लो, काम खत्म। कह रहा है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, फिर पूछ दिया है मुकुलन। कितना आसान है, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। अब आंसर आप लोग दीजिएगा। मुकुलन द्वारा 2 ही में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ईस्ट हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 21वां प्रश्न देखिए, भेरी में क्या दिक्कत, जाओ। 21वां प्रश्न है, पराग कोश में होता है। पराग कोश में क्या रहा था? देखिए ये क्वेश्चन 12 से लेकर के 23 तक लगातार पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है आपको फोकस करना है उस पर। तो पराग कोश में क्या होता है? ऑप्शन से पढ़ेंगे हम, पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक, परागकण। अभी मैं पढ़ाया हूँ कि पराग कोश में क्या पाया जाता है सर? परागकण पाया जाता है। जी हाँ, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है।
देखिए आप सभी क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे, बिकॉज मैंने 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन को जब मैं समझा देता हूँ डिटेल में, वो आपसे बनने, उसके अगले क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाता है और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ध्यान से देखिएगा बस। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? अभी पढ़ाया हूँ मैं कुछ देर पहले। पत्तियों में, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होता है? तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। अभी पढ़ा के आया हूँ मैं, फूल या पुष्प। फिर देखिए मुकुलन आ गया। मुकुलन भाई बार बार पूछ रहा है, मतलब VVI है, दो ही है, हाइड्रा और ईस्ट, दो ही है, हाइड्रा और ईस्ट, याद रख लो। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन है अमीबा, मलेरिया परजीवी, पैरामीशियम, ईस्ट। क्या आंसर होगा? झट से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? 23वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बार बार पढ़ाया है, एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ मैं। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, पुनर्जनन, ये सभी अलय जनन की विधि है। विखंडन द्वारा जनन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमैनिया में, यूग्लिना में। वही मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में और हाइड्रा में, ठीक है। और पुनर्उद्भवन या पुनर्जनन द्वारा होता है प्लेनेरिया और स्पाइरोगाइरा में। ध्यान रहे। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ईस्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, पढ़ाया हूँ मैं, फल का विकास होता है अंडाशय में और बीज का विकास होता है बीजांड में। तो आंसर दीजिए। ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, पुंकेसर, पुंकेसर और बीजांड। बताइए क्या होगा? बीज का विकास पूछा गया है, आपसे पूछा गया है बीज का विकास कहाँ होता है। तो सिंपल है, बीज मतलब बीजांड। जी हाँ, यही पूछता फल, तो आंसर हो जाता है अंडाशय। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बता दीजिए क्लास कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है। यही बिहार बोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका सीख गया, ऑब्जेक्टिव में मात नहीं खाएंगे आप। ओके। पूर्ण विकसित अंडाशय, अंडाशय क्या बनता है आगे चलकर? ऑप्शन है बीजांड, बीज, फल। आंसर दीजिए तो। अंडाशय आगे चलकर क्या बनता है? जैसे अभी पढ़े हैं बीजांड से बनता है बीज, तो अंडाशय से क्या बनता है? जल्दी से आंसर कीजिए आप सही बच्चे, मैं कमेंट आप सभी का देख रहा हूँ। चलिए, ऑप्शन में है बीजांड, बी में है बीज, सी में है फल। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय बनाता है फल। अंडाशय क्या बनाता है भाई? फल। आइए 26वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है और नया क्वेश्चन है, वर्तिका भाग है। देखिए अभी पढ़े हैं पुष्प में 2 भाग होते हैं, एक नर जनन भाग, एक मादा जनन भाग। नर भाग को पुमंग, जिसके अंदर होता है पुंकेसर, और मादा जनन भाग को हम बोलते हैं जायंग, जिसके अंदर होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर में 3 चीज़ होता है, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र, ठीक है, और एक होता है अंडाशय। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीनों किसका पार्ट है? ऑप्शन में पूछा गया है। चलिए, ऑप्शन है तंतु का, जायंग का, अंडाशय का, पुंकेसर का। तो याद रखिएगा, वर्तिका, वर्तिकाग्र, स्त्रीकेसर, अंडाशय, ये सभी जायंग है, जायंग का भाग है। कहने का अर्थ हुआ सर जी ये मादा जनन अंग है पुष्पों में। ओके, तो याद रखेंगे आंसर जायंग होगा। फिर है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। कह रहा वो कौन ऐसा पौधा है जिसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? आप गुलाब को देखे होंगे, है ना। गुलाब को क्या कीजिए, तोड़कर उसके पत्ती को फेंक दीजिए और उसमें पौधे जम जाएंगे। पुष्प का नर जनन क्या कहलाता है? पढ़ा दिया हूँ मैं। ऑप्शन है जायंग, जायंग तो स्त्री मादा जनन अंग है। पंखुड़ी, पुंकेसर। तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा सी, पुंकेसर। तो आशा है कि इसमें आपको पूरा समझ में आया होगा। तो देख रहे हैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो अभी ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इसमें हमने देखा कि जनन के 2 विधि है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। अभी हम पढ़े हैं पौधों में। लैंगिक में कौन जनन होता है सर जी? वो मनुष्य में होता है, मछली में होता है, पशुओं में होता है, ठीक है, पुष्प में होता है, ठीक है सर। फिर एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक में कौन कौन विधि है? विखंडन है, मुकुलन है, बीजाणु जनन है और पुनरुद्भवन या पुनर्जनन है। विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, लैशमानिया में, ठीक है। मुकुलन द्वारा होता है 2 गो में होता है, एगो ईस्ट में, एगो हाइड्रा में। अगर एक कोशिकीय पूछे तो ईस्ट, बहुकोशिकीय पूछे तो हाइड्रा। पुनर्जनन द्वारा किस में होता है? एक होता है स्पाइरोगायरा और दूसरा होता है प्लेनेरिया। फिर पूछा है पुष्प का नर भाग कौन है? तो पुष्प का नर भाग कहलाता है पुमंग, जिसमें पाया जाता है पुंकेसर, ठीक है, और तंतु। पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? पुष्प का मादा भाग कहलाता है जायंग, जिसमें होता है स्त्रीकेसर।
और स्त्री के सर में 3 चीज़ होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। फिर पढ़े सर जी अंडाशय क्या बनता है आगे चलकर, तो फल बनता है। बीजांड किसमें बदलता है, तो बीज में बदलता है। इतना ही प्रश्न इसमें पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा इस 27 प्रश्न में। तो आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है। देखिए स्त्रियों में जब 12 से 13 वर्ष की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो जाता है, योनि मार्ग से ब्लड निकलता है, यही है मासिक धर्म। तो प्रथम जो मासिक धर्म शुरू होता है ना, उसको हम बोलते हैं बउआ मेनार्चे। क्या बोलते हैं, मेनार्चे। और मासिक धर्म का रुक जाना कहलाता है मेनोपॉज। तो शुरू होना कहलाता है मेनार्चे और रुक जाना कहलाता है मेनोपॉज। तो क्वेश्चन पूछा है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, मेनार्चे कहलाता है। याद रखिएगा यह प्रतिदिन प्रति 28 दिन पर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मासिक धर्म कितने दिन पर होता है, प्रति 28 दिनों पर। जी हाँ, प्रति 28 दिनों पर होता है। प्रति 28 दिन लगभग 1 महीने पर स्त्रियों में मासिक धर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है। याद रखिएगा मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 है। कितनी है, मानव में गुणसूत्र 46 है। बोले तो 23 जोड़ा है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, उसको हम ऑटोसोम कहते हैं। और एक जोड़ा गुणसूत्र अलग अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो क्वेश्चन पूछा है मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 44 को तो एक समान है, और 2 को जो अलग अलग है उसको हम क्या कहेंगे, लिंग गुणसूत्र, जिसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा एक होता है एक्स और एक होता है आपका वाई। तो एक्स वाई को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कितना हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ। तो जोड़ा पूछता तो आंसर होता है 1, लेकिन यहाँ पूछा है संख्या। तो संख्या जब पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा मेरे भाई। टोटल गुणसूत्र 46 है, जिसमें एक समान गुणसूत्र 44 है और 2 कहलाता है असमान गुणसूत्र, जिसको हम प्यार से बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अब एक और क्वेश्चन पूछता है लिंग गुणसूत्र किस में होता है, स्त्रियों में कि पुरुषों में। तो ध्यान रखिएगा जो लिंग गुणसूत्र होता है ये होता है पुरुषों में। लिंग गुणसूत्र किस में होता है, पुरुषों में। लिंग गुणसूत्र किस में होता है, पुरुषों में। चलिए अगला क्वेश्चन है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो सर जी याद रखना है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। तो 23 होता है। कितना होता है, इसमें भी 23 होता है, उसमें भी 23 होता है। अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। एक क्वेश्चन 13 में, 19 में, 21 में पूछा है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। अंडाणु सुनो क्या होता है, मादा में जनन कोशिका को अंडाणु बोलते हैं और पुरुषों में जनन कोशिका को शुक्राणु बोलते हैं। ये जब शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो इसी को हम बोलते हैं निषेचन। इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन। याद रखिएगा। और जो निषेचन होता है ये होता है फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। 5वां प्रश्न है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब ध्यान सुनिए, एक होता है नर जनन तंत्र, एक होता है मादा जनन तंत्र। ये मनुष्य की बात हो रही है, पुष्प का बात नहीं हो रहा है। तो मनुष्य में नर में क्या क्या होता है, सुनो। नर मतलब पुरुष। पुरुष में क्या क्या होता है, शीशन होता है, वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्रवाशय होता है। ये सभी नर जनन तंत्र का भाग है। कौन कौन, वृषण, शीशन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। जबकि मादा जनन तंत्र में क्या क्या आता है सर, अंडाशय आता है, फैलोपियन नलिका आता है, गर्भाशय आता है, योनि आता है। ये सही मादा का भाग है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा का नहीं है मतलब किसका होगा, ये आपका होगा पुरुष का। ऑप्शन है अंडाशय, अंडाशय तो मादा का है सर, तो ये तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन में है गर्भाशय, गर्भाशय मादा का भाग है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में है शुक्रवाहिका, जी हाँ अभी पढ़ा है, शुक्राणु, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, ये सभी पुरुषों में पाया जाने वाला जनन अंग है। और डिम्ब वाहिनी का मतलब होता है फैलोपियन नलिका, जिसमें निषेचन हो रहा था। अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, कल ही आपको हम पढ़ाए थे। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों पुरुष हार्मोन हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों मादा हार्मोन हैं। तो एंड्रोजन क्या है सर, तो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। जी हाँ, एंड्रोजन क्या है, नर लिंग हार्मोन है, कल की क्लास में हम पढ़े थे। अगला प्रश्न अभी पढ़ के आ रहा हूँ मैं, इनमें से कौन उभयलिंगी है।
ऑप्शन है केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। हम बोले हैं केचुआ उभयलिंगी है। केचुआ क्या है? उभयलिंगी है। फिर क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? तो हम बोले शुक्राणु नर जनन कोशिका है, याद रखना भाई, इसका निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। वही अंडाणु पूछे तो मादा में होता है। अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। वृषण नर का भाग है जबकि अंडाणु मादा का भाग है, कल हम पढ़े थे। फिर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? अब क्वेश्चन बनेगा, अब समझा दिया हूँ मैं, सब क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? ऑप्शन है सर जी शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। कारण नर में कौन सा युग्मक पाया? ही पढ़ाया हूँ मैं। नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। बाकी जो तीनों है ये मादा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो होता है उसको हम बोलते हैं वृषण। जी हाँ, मानव में नर जनन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? वृषण। 11वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडाशय, योनि, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका। तो याद रखना मेरे भाई, भ्रूण का जो विकास होता है वो होता है गर्भाशय में। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है जनन एवं स्वास्थ्य। मतलब जनन से होने वाला कौन कौन सा रोग है? ध्यान से सुनिएगा। 25 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? ऑप्शन देखिए, पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग। आंसर आप लोग दीजिए, वह कौन सा रोग है जो लैंगिक जनन से होता है? आंसर सही बच्चे दीजिए। तो आप सबको पता होगा कि सर जी एड्स एक ऐसा बीमारी है जो जनन से संबंधित रोग है। जी हाँ। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। फिर क्वेश्चन है, क्या है? यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो सर जी इसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावित उपाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनका प्रयोग हम करते हैं परिवार नियोजन में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। फिर है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परिपक्व भ्रूण। जब भ्रूण हमारा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो सुरक्षित गर्भपात कराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो जो ही प्रश्न आपको इसमें अच्छा लग रहा है उसको आप लिख लीजिए, जिनको लग रहा है कि आप नहीं जानते उसको लिख लीजिए। और ये इतना ही प्रश्न इसमें पूछा गया है, इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं है। चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव मेन में आपको मैंने बता दिया, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता और जैव विकास से संबंधित ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।